हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 1 का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके अलावा है आपका प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर है और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। 3 थ्योरम्स है जिसमें से आज हम 2 थ्योरम्स डिस्कस करेंगे और कुछ सम्स डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। थ्योरम में आपको क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। ठीक है, सबसे पहले तो आपको गिवन वाला पार्ट समझाता हूँ। ये गिवन वाले पार्ट में क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, जिसमें गिवन वाले पार्ट में स्टार्टिंग से रीड करता हूं। देखो, जहां तक कॉमा है ना, कॉमा के पहले जो भी है सब कुछ गिवन वाला पार्ट है और कॉमा के बाद जो भी है वो सब टू प्रूव वाला पार्ट है। तो कॉमा के पहले क्या दिया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, गिवन बाद में लिखकर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ट्राइंगल ABC, एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन L, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी लाइन L, और वो किससे पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैंने लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC कर दिया। इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स, अगर ये लाइन इस साइड से पैरेलल है तो रिमेनिंग साइड्स क्या हो गई, AB और AC। अगर ये लाइन इस साइड से पैरेलल है तो रिमेनिंग साइड्स क्या हो गया, AB और AC। तो ये जो लाइन है रिमेनिंग साइड्स पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। एक ले लेता हूं P और एक ले लेता हूं Q। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल गए P और Q। अब इसके बेसिस पे अगर मैं गिवन लिखने जाऊं, इसके बेसिस पे मैं गिवन लिखने जाऊंगा तो क्या होगा, लाइन L इज पैरेलल टू साइड, लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। Line L is parallel to side BC of triangle ABC, intersects side AB at point P and side AC at point Q। ठीक है, यहां तक आप देख सकते हैं line L is parallel to side BC of triangle ABC, intersects side AB at point P and intersects side AB at point P and side AC at point Q। ठीक है, ये वाला पार्ट गिवन हो गया। अब then के बाद टू प्रूव वाला पार्ट होता है। then के बाद क्या दिया है, then the line divides the sides in the same proportion। ये लाइन के कारण प्रोपोर्शन क्या हो गया, कौन से रेशियो प्रोपोर्शन में आ गया, जैसे कि AP के साथ किसका प्रोपोर्शन आ गया, AP के साथ प्रोपोर्शन आ गया PB का। AP इज प्रोपोर्शनेट टू PB एंड AQ इज प्रोपोर्शनेट टू QC। आ रही है बात समझ में। तो इस लाइन के साइड्स क्या होगी, 2 प्रोपोर्शन में डिवाइड हो गई। जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन है AP और PB और AQ और QC, तो मुझे ये दोनों प्रोपोर्शन आपस में इक्वल है ये प्रूव करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, P से C को ज्वाइन कर रहा हूँ और B से PQ। तो मैं लिखता हूँ ज्वाइन PC एंड BQ, ज्वाइन PC एंड BQ। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, यहां तक मेरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। प्रूफ वाले पार्ट पे ठीक है। जो भी प्रूफ होता है मैंने आपको समझा देता हूं फिर से। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है गिवन में लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये लाइन ड्रॉ करने से ये दूसरे साइड्स को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो 2 पॉइंट का नाम ले लिया मैंने P और Q। ये मेरा गिवन वाला पार्ट था। अब मुझे यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि इस लाइन के कारण जो प्रोपोर्शन फॉर्म हुआ है, एक ये प्रोपोर्शन है AP और PB का और दूसरा प्रोपोर्शन है AQ और QC का, मुझे उन दोनों प्रोपोर्शन को इक्वल प्रूव करना है। और
आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, जॉइंट पीसी एंड जॉइंट बीक्यू। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। प्रूफ में देखो कोई भी थ्योरम अगर मुझे प्रूव करना होगा ना तो मुझे उसके बारे में कुछ बेस चाहिए होगा। बेस क्या होगा, जो हमने इसके पहले सीखा होगा उसी को लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हम लोग ने क्या सीखा था इसके प्रीवियस लेक्चर में, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर मैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स लूंगा तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, यानी b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। ऐसे कुछ कंसेप्ट हमने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे कुछ कंसेप्ट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB हैव इक्वल हाइट्स। स्टार्टिंग में क्या लिखा है इन्होंने, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल APQ लिखा हुआ है एंड ट्राइंगल PQB हैव इक्वल हाइट्स। ठीक है, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB हैव इक्वल हाइट्स। तो मैंने ये वाला एक बार ट्राइंगल लिया और एक बार PQB, APQ और PQB कंटिन्यूएशन में आएगा। समझ में आ रही बात, जब मैं ट्राइंगल APQ ले रहा हूं तो फिर वापस से कंटिन्यूएशन में PQB ले रहा हूं, मतलब मैंने ऐसा जिगजैग लिया, ऐसे जिगजैग लिया। तो मैं क्यों जिगजैग बता रहा हूं कि आपको ध्यान रहेगा कि आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल PQB। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में लोगों ने बोला है हाइट्स इक्वल है। क्यों हाइट्स इक्वल है, ध्यान से देखिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो फिफ्थ प्रॉपर्टी समझाई थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है, वेन एवर टू और मोर बेस लाई ऑन अ सेम लाइन और ऑन अ सेम सेगमेंट, वेन एवर टू और मोर बेस लाई ऑन अ सेम लाइन और ऑन अ सेम सेगमेंट with opposite common vertex so their height will be equal, with opposite common vertex so their height will be equal। अब किसको बेस लेना है वो मेरे ऊपर है, मैं किसी को भी बेस ले सकता हूं। सो अगर मैं ट्राइंगल APQ ले रहा हूं, ट्राइंगल APQ, तो जिसमें मैंने बेस क्या लिया, AP। अगर मैंने ट्राइंगल APQ ले रहा हूं तो मैंने बेस क्या लिया, AP। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कहां से फॉर्म होगा, Q से परपेंडिकुलर फॉर्म होगा। ट्राइंगल APQ में अगर मैं बेस AP ले रहा हूं तो जो बेस होता है उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फॉर्म हो गया। अगर मैं ट्राइंगल PQB ले रहा हूं, क्योंकि दो ट्राइंगल है APQ और PQB, तो अगर मैं ट्राइंगल PQB ले रहा हूं और मैं बेस किसको ले रहा हूं, PB को बेस ले रहा हूं। अगर मैं ट्राइंगल PQB ले रहा हूं और बेस PB को ले रहा हूं तो PB के अपोजिट वर्टेक्स से फाइंड, यहाँ से उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक हाइट फॉर्म होगा। तो PB का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, Q, क्योंकि ट्राइंगल क्या है PQB, P और B बेस में आ गया तो अपोजिट वर्टेक्स हो गया Q। तो यहां से एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर फॉर्म होता है। कहने का मतलब है इस Q से जो परपेंडिकुलर फॉर्म हो गया है, वो जो हाइट फॉर्म होगी इस ट्राइंगल के लिए भी वही हाइट होगी। समझ में आ रही बात, अगर ये वाले ट्राइंगल के लिए ये इंटरनल हाइट है तो ट्राइंगल PQB के लिए ये एक्सटर्नल हाइट है। कहने का मतलब है दोनों ही केस में हाइट्स इक्वल है। अगर हाइट्स इक्वल हो जाती है तो एरिया किससे आ जाता है, प्रोपोर्शन में, बेस के साथ प्रोपोर्शन में आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB। इसमें बेस क्या है AP, इसमें बेस क्या है PB, और मैं लिख सकता हूं एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। रीजन आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। मैं इसको दे देता हूं स्टेप नंबर 1। आ रही है बात समझ में, ये वाला पार्ट हटा देता हूं अभी मैं। अब मैं फिर से क्या ले रहा हूं, ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल PQC। दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, APQ और PQC। मैं सेकंड क्या ले रहा हूं, एंड सेम वे में एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूं PQC। आ रही बात समझ में, आप पहले इतना देख लो, ऊपर वाला पार्ट अच्छे से देख लो, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और PQC, जैसे मैंने APQ और PQB लिया, पहले ऐसा जिगजैग फॉर्म किया, अब मैं ऐसा फॉर्म कर रहा हूं। तो APQ और PQC ये दो ट्राइंगल लिए। अब मैं बेस क्या ले रहा हूं, APQ में मैं बेस AQ ले रहा हूं और एक बार बेस PQC में मैं बेस QC ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल APQ में अगर मैं बेस AQ ले रहा हूं तो यहां से मैंने बेस फॉर्म किया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके अपोजिट वर्टेक्स से फॉर्म होगा। अगर ट्राइंगल APQ में AQ को अगर मैं बेस ले रहा हूं तो जो परपेंडिकुलर फॉर्म होगा वो कहां से होगा, P से फॉर्म होगा। सेम वे में अगर मैं ट्राइंगल PQC में QC को बेस ले रहा हूं तो वापिस परपेंडिकुलर क्या फॉर्म होगा, P से फॉर्म होगा।
तो एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर है इसके लिए ये क्या है, इंटरनल हाइट है, और ये ट्राइंगल PQC के लिए क्या है, ये एक्सटर्नल हाइट है। कहने का मतलब दोनों ही केस में फिर से हाइट इक्वल हो गया। सेम वे में जैसे इसमें हाइट इक्वल था वैसे इसमें भी हाइट इक्वल हो गया। तो ये हाइट वाला पार्ट में हटा देता हूँ, ये हाइट वाला पार्ट में हटा देता हूँ। तो जब हाइट इक्वल होगा तो एरिया किसके साथ प्रोपोर्शन में होगा, बेस के साथ। तो इसका बेस क्या है, AQ और QC। ठीक है, रीजन सेम आएगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। एरिया किसके साथ प्रोपोर्शन में आ गया, बेस के साथ। और इसको ले लेता हूं स्टेप नंबर 2, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। जो ऊपर रीजन था वही रीजन नीचे आ गया और रीजन आ जाएगा, उसको ले लेता हूं स्टेप नंबर 2। अब ये दोनों, ये AP और PB और AQ और QC ही बेस क्यों लिया मैंने, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप देखो मुझे प्रूफ में क्या करना है, AP अपॉन PB चाहिए, AQ अपॉन QC चाहिए। मैंने अपने प्रूफ, जो मुझे प्रूव करना है उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों को बेस लिया है। मैं कोई और बेस भी ले सकता था, लेकिन मुझे इसका प्रूफ नहीं मिलता। फिर इसके लिए जो मुझे 2 प्रूव करना है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इन दोनों को बेस लिया, तो इससे ये मिल गया। अब देखो मुझे क्या एक्चुअली प्रूव करना है, AP अपॉन PB को AQ अपॉन QC से इक्वल करना है। AP अपॉन PB को AQ अपॉन QC से इक्वल करना है, मतलब मुझे राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। राइट हैंड साइड कब इक्वल होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। राइट हैंड साइड कब इक्वल होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल है। अगर मैं दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल लेके आ जाता हूँ, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB को एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC से इक्वल लेके आ जाता हूँ। आ रही बात समझ में, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल लाना रहेगा। तो डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB है और डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC है। A1 और A2 आपस में कब इक्वल होता है, मैंने प्रॉपर्टी समझाया था। A1 और A2 आपस में कब इक्वल होता है, जब उसका बेस और हाइट दोनों सेम होता है। जब बेस और हाइट दोनों सेम होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं लिखता हूं बट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। मैं बता दूं ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। इसका रीजन भी मैं बताता हूं क्यों इक्वल है। देखो PQB, अगर मैं PQB ट्राइंगल ले रहा हूं, अब मैं बेस क्या ले रहा हूं, PQ। अब मैं बेस चेंज कर रहा हूं, अगर मैं ट्राइंगल PQB ले रहा हूं, ट्राइंगल PQB ले रहा हूं, तो मैं बेस क्या ले रहा हूं, PQ। और ट्राइंगल में PQC ले रहा हूं, ट्राइंगल PQC ले रहा हूं, तो मैं अगेन बेस इक्वल लूंगा, वही बेस लूंगा PQ। क्यों, क्योंकि मुझे बेस और हाइट को कैंसिल करना है। अगर बेस और हाइट कैंसिल करना है मतलब सेम बेस और सेम हाइट होगा तो ही कैंसिल होगा। तो ट्राइंगल PQB में मैंने बेस लिया PQ, ट्राइंगल PQC में मैंने बेस लिया PQ। सो यहां पे मैं लिख देता हूं दोनों का बेस सेम है। इसका रीजन आएगा बोथ द ट्राइंगल्स हैव कॉमन बेस PQ। बेस तो कॉमन बेस PQ हो गया। अब उनकी हाइट को भी इक्वल लाना पड़ेगा। हाइट कैसे इक्वल आएगी, देखो ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट स्टेप, लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। लाइन L है वो साइड BC से पैरेलल है। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं यहां से हाइट फॉर्म करूं और यहां से हाइट फॉर्म करूं तो दोनों का हाइट सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोथ द ट्राइंगल्स हैव कॉमन बेस PQ एंड perpendicular distance between two parallel, नहीं यहाँ तो मैं ऐसे लिख दो, एंड ऑल्सो ट्राइंगल PQB and triangle PQC both lies between two parallel lines, both lies between two parallel lines, so their heights are equal। so उसकी वजह से क्या हो गया, so their heights are equal। इसकी वजह से उनकी हाइट भी इक्वल हो गई। आगे बात समझ में, इसकी वजह से इसकी हाइट भी इक्वल हो गई। हाइट इक्वल हो गई मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया। समझ में आ रही बात, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर तो सेम था, अब डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये स्टेप नंबर 3 लिख देता हूं। तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 1, 2 and 3
मैं बोल सकता हूँ ये दोनों इक्वल हो गए, न्यूमरेटर सेम था, थर्ड स्टेप से पता चला कि डिनोमिनेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ एलएचएस आपस में, ये एलएचएस आपस में इक्वल हो गया। एलएचएस में क्या था, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। एलएचएस इक्वल हो गया, अगर एलएचएस इक्वल हो गया तो आरएचएस भी इक्वल होगा। तो स्टेप नंबर 4 लिख देता हूं, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 4, फ्रॉम 1 2 एंड 4 ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल, देयरफॉर एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, दैट्स ऑल, हेंस प्रूव्ड। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरा कंप्लीट हो गया। आपको एकदम स्लोली लिखना है, बहुत अच्छे से समझना है, साथ में टेक्स्ट बुक रखनी है बस। हो सकता है जो मैंने 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, वो हमसे हमारा मैच ना हो, लेकिन स्टेप सारे सेम है, तो उससे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग 1 2 3 4 अपने हिसाब से लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा थ्योरम में। हमारे जो मेन कंटेंट है थ्योरम में हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे मॉडिफाई कर सकते हैं। मेन ध्यान रखना है जो उनके जो स्टेप्स है वो हम लोग ने स्टेप्स सारा जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है सारे कवर होने चाहिए, एक भी स्टेप्स छूटना नहीं चाहिए, तो वो आपको ध्यान रखना है बस। देख लो अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, आपने ये जब अभी इसका एप्लीकेशन क्या होगा, हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा, मैं आपको यहां से डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूं, आपका इसको एप्लीकेशन समझा देता हूं। ट्राइंगल ABC, लाइन L, ये P और ये Q। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, अगर किसी ट्राइंगल में अगर ये किसी भी साइड से एक लाइन है जो किसी भी एक साइड से पैरेलल दिया होगा, अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन है जो किसी भी एक साइड से पैरेलल दिया होगा तो उनसे फॉर्म होने वाले रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे अपने आप। मतलब अगर मेरे को क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में ये लाइन इससे पैरेलल दिया है तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा, रेशियो इक्वल लिख दूंगा, रेशियो को आपस में इक्वल लिख दो। यानी अगर ये लाइन इससे पैरेलल है तो AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, अभी कोई सब में ऐसा आ जाता है तो मैं डायरेक्टली रेशियो को इक्वल लिख सकता हूँ और बाजू में रीजन दे देना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, नो शॉर्ट फॉर्म्स, BPT नहीं लिखना है, पूरा फुल फॉर्म से लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आगे बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम्स में, इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये अच्छे से करना है आपको, ठीक है, अच्छे से समझ लो। अब नेक्स्ट जो है, अब देखो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो भी कन्वर्स है एग्जाम में कोई कन्वर्स आएगा नहीं, आपको कोई कन्वर्स के लिए प्रिपरेशन करना नहीं, आपको सिर्फ मेन थ्योरम से प्रिपरेशन करना है, कन्वर्स एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी का भी थ्योरम का कन्वर्स नहीं आने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या सीखा, ये थ्योरम में, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में सीखा कि अगर लाइन पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा। समझ में आ रही बात, लाइन पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा। तो कन्वर्स ऑफ BPT में हम लोग क्या सीखेंगे, अगर रेशियो इक्वल आ गया तो लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल। नहीं समझ में आया तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये थ्योरम में पूरा रब कर देता हूँ अभी। ये रब कर देता हूँ, मैं पूरा आपको लिख के बताता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपने क्या सीखा, अगर कोई लाइन किसी साइड से पैरेलल है, अगर कोई लाइन किसी साइड से पैरेलल है देन रेशियो को मैं डायरेक्ट, ये अगर लाइन पैरेलल है तो मैं रेशियो को डायरेक्ट इक्वल लिख सकता हूँ। अगर किसी सम में मुझे दिया है ये लाइन इससे पैरेलल है इस ट्राइंगल में, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और रीजन लिख देना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आ रही बात समझ में। लेकिन कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, इसमें आपको लाइंस पैरेलल दिया था तो आपने रेशियो इक्वल दिया, लेकिन कन्वर्स में क्या होता है, आपको रेशियो इक्वल दिए होगे, रेशियो इक्वल दिए होगे, या तो आप रेशियो को किसी तरह से इक्वल लेके आ जाओगे, अगर आपको रेशियो इक्वल दिए होगे या आप किसी तरह से रेशियो को इक्वल लेके आ जाओगे, देन
आप बोल सकते हो कि लाइंस पैरेलल हो गई, देन लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, दोनों का बेसिक फर्क पता चला। इसमें उल्टा होता है, एग्जैक्टली रिवर्स होता है। इसमें लाइंस पैरेलल होती है तो रेशियो इक्वल हो जाते हैं। इसमें अगर हमको रेशियो इक्वल हो गए या रेशियो हम इक्वल लेके आ जाते हैं तो इससे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो किसी सम में आपको ट्रायंगल में लाइंस पैरेलल प्रूव करना होगा तो आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी से सॉल्व कर सकते हो। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको इस तरह ध्यान रखना है। ठीक है, एक काम करते और थियरम्स भी ले ही लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट थियरम हम लोग देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। थ्योरम में क्या दिया है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 8 रिमूव कर दीजिए। गिवन लिखने से पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करता है। किसी भी एक एंगल, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसमें किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हमने कुछ इस तरह से लिया है ट्रायंगल ए बी सी और ये इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ये जो एंगल इक्वल हो गए, ये इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये बाइसेक्टर क्या करेगा, divides the side opposite to the angles, divides the side opposite to the angles। तो यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो गए ना, तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, ये दोनों। ये पार्ट को मैं ले लेता हूं ई। तो पहले मैं गिवन समझा देता हूं इस स्टेप में। गिवन में यहां पे बोल सकता हूं सीई बाइसेक्स एंगल ACB ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सबसे पहले तो हमको गिवन में क्या था, बाइसेक्स है, ये मुझे दिया है, तो मैंने क्या लिखा, CE बाइसेक्स एंगल ACB ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, मुझे यहाँ पे टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट। अब मैं ट्रू प्रूव समझाता हूँ। टू प्रूव, तो जो धैन के बाद यहाँ, तो धैन तो है नहीं कुछ भी, क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल, डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल। तो ये एंगल का अपोजिट साइड क्या हो गया, अपोजिट टू द एंगल। ये एंगल का अपोजिट साइड है AE, ये एंगल का अपोजिट साइड है BE, AE अपॉन BE। किसके साथ, डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। किससे इक्वल होगा, रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो मैंने ये दोनों तो ले लिया, ये एक साइड तो हो गई AB, क्योंकि मैं इसके सामने ये ले रहा हूं, इसके सामने ये ले रहा हूं, तो ये AB एक साइड तो हट गई। रिमेनिंग साइड क्या होगा, AC और BC। तो अगर मैं पहले ये एंगल ले रहा हूं तो इसके पीछे वाला रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगा, AC। फिर मैंने ये एंगल लिया तो इसके पीछे वाला रिमेनिंग साइड हो गया BC। आ रही है समझ में। टू प्रूव मैं फिर से समझा देता हूं। मुझे बोला है डिवाइड्स द एंगल साइड्स अपोजिट टू द एंगल, साइड्स अपोजिट टू द एंगल। तो मैंने साइड्स अपोजिट टू द एंगल का रेशियो लिया, किसके साथ इक्वल हो रहा है ये रेशियो, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो अगर मैं AB तो यहाँ पे AE और BE ले लिया तो साइड AB का तो काम खत्म हो गया, तो रिमेनिंग साइड्स क्या बचेगी, AC और BC। अगर मैं फर्स्ट ये वाला एंगल ले रहा हूं तो मैं पहले AC लिखूंगा, फिर ये वाले एंगल की अपोजिट, पहले मैंने ये एंगल की अपोजिट साइड लिखी ना, इसके लिए ये एंगल के पीछे वाली साइड ले लो AC। फिर मैंने ये एंगल की अपोजिट साइड लिखी तो इस एंगल के पीछे वाली साइड ले लो यानी BC। तो मुझे इसको इस तरह से डिवाइड करना है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है आपको, कंस्ट्रक्शन के बिना सॉल्व नहीं होगा। मैं यहाँ पे इसको हटा लेता हूं जरा एक बार। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक्सटेंड AC टू द पॉइंट B एंड जॉइन B और D। मैंने क्या किया, एक्सटेंड AC टू द पॉइंट
टू द पॉइंट बी, एक्सटेंड AC टू द पॉइंट बी एंड जॉइन, इसको डी तक एक्सटेंड किया, डी को डी से ज्वाइन कर दें, ज्वाइन BD। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। सच दैट, ये कंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा, सच दैट CE इज पैरेलल टू BD। इस कंस्ट्रक्शन से क्या मिल गया, सच दैट CE इज पैरेलल टू BD, सच दैट CE इज पैरेलल टू BD। आ रही है बात समझ में? इस बार तक क्लियर हो गया। मुझे क्या करना है, AE अपॉन BE को AC अपॉन BC से इक्वल प्रूव करना है, और कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, एक्सटेंड AC टू द पॉइंट D एंड जॉइन BD सच दैट CE इज पैरेलल टू BD। BD लिखो या DB लिखो, एक ही बात है। CE ले रहा हो तो DB लिख सकता हो, या तो BD लिख लिया, तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे। प्रूफ, अब ध्यान से देखो, मुझे अगर लाइंस को पैरेलल करना है, तो मुझे कुछ रेशियो इक्वल लाने होंगे। मैंने यहाँ पे लाइंस मेरा पैरेलल है, CE और BD पैरेलल हो गया कंस्ट्रक्शन से। मैं क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले लिखूं CE इज पैरेलल टू BD। मैं ना पूरा प्रूफ उल्टा सीधा जंबल कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। मैं जंबल करके समझा रहा हूँ, स्टेप्स ऊपर नीचे लेके समझा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, मैं पहले इधर ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले। अब मुझे क्या पता है, CE इज पैरेलल टू BD। ये वाला पार्ट क्या है, मैं पीछे वाला पार्ट पहले ले रहा हूं और आगे वाला पार्ट बाद में लिख रहा हूं। मैंने क्या किया, CE इज पैरेलल टू BD। आपने क्या लिख दिया उसको, रीजन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन से मिला। तो लाइंस पैरेलल होती है तो रेशियो इक्वल होते हैं, ये हमने अभी सीखा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। तो ये लाइन इससे पैरेलल है तो रेशियो कौन से इक्वल हो गए, AC अपॉन CD। AC अपॉन CD का रेशियो किससे इक्वल होगा, AE अपॉन BE से। यहां पे लिख दूंगा मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको मैं नंबर बाद में दे देता हूं। ठीक है, AC अपॉन CD। अब आप देखोगे ना, आपका 70% प्रूव हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है। मुझे AE अपॉन BE से, ध्यान से देखो, मुझे AE अपॉन BE को किससे इक्वल लाना है, AC अपॉन BC से। मेरा AE अपॉन BE किससे इक्वल आ गया, AC अपॉन CD से। अगर मैं किसी तरह प्रूव कर दूं कि CD और BC आपस में इक्वल है, मुझे क्या प्रूव करना था, AE अपॉन BE को AC अपॉन BC से इक्वल प्रूव करना था, लेकिन मुझे क्या मिला है, AE अपॉन BE किससे इक्वल है, AC अपॉन CD से। अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि BC और CD आपस में इक्वल है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस CD को रिप्लेस करके BC लिख पाऊंगा। अगर वो मैं लिख देता हूं तो मेरा सम खत्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में, मेरा थ्योरम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं जो आगे स्टेप्स करूंगा, ये जो मैं फर्स्ट फ्रंट में स्टेप्स करूंगा, वो स्टेप्स किसके लिए करूंगा, मैं AC और BC और इस BC और CD को सॉल्व इक्वल लाने के लिए मैं स्टेप्स करूंगा। ठीक है, अब वो इक्वल पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूं, पहले मैं डायग्राम से पूरा समझा देता हूं, फिर इसको मैं लिख के बताता हूं। चलो, CE का आपको पता है CE और BD आपस में पैरेलल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आ रही है बात समझ में, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये हो गया। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरेट एंगल होगा ना। यहां से ध्यान से देखो, ये ऑल्टरेट एंगल हो गया, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 3 और एंगल 4 हो गया ऑल्टरनेट एंगल से। ऑल्सो एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल हो गया, गिवन। एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल है, गिवन। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में कट करता है। तो इससे क्या पता चला, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। अब ये तीनों स्टेप्स को ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। Therefore, angle 2 is equal to angle
4। इससे क्या हो गया, ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गए। मैं फिर से समझा देता हूं। पहले मैंने क्या किया, एंगल 1 को एंगल 2 से इक्वल ले लिया बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर मैंने एंगल 3 को एंगल 4 से इक्वल ले लिया बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्सो एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट या इक्वल है, गिवन। क्यों गिवन, बिकॉज दे आर एंगल बाइसेक्टर से फॉर्म होने वाले एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये दो इक्वल पार्ट में कट होता है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये मुझे पता है एंगल 1 और 3 इक्वल है, तो इन दोनों में कंपेयर किया तो एंगल 1 और एंगल 3 कहां पे, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो इससे पता चला मुझे एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये स्टेप नंबर ए, ये स्टेप नंबर बी और ये स्टेप नंबर सी। फ्रॉम स्टेप्स ए बी एंड सी, ये 3 स्टेप से मुझे पता चल गया एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, ये कौन से ट्रायंगल में एंगल 2 और 4 आ रहे हैं, ट्रायंगल CDB में एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 4 बेस एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाते हैं। तो मुझे पता है साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है, BC। एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है, BC। एंगल 4 का अपोजिट साइड क्या है, CD। यानी इसको लिख देता हूं CD और इधर लिख दूंगा मैं साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब ध्यान से देखो BC और CD इक्वल हो गया, ये स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर D ले लेता हूं। A B और C हो गया, ये स्टेप नंबर D ले लेता हूं और इसको मैं स्टेप नंबर E ले लेता हूं। तो स्टेप नंबर D और स्टेप नंबर E में देखो ये CD है, इस CD के बदले में BC लिख सकता हूं। ठीक है, इस CD के बदले में BC लिख देता हूं। तो फ्रॉम स्टेप नंबर D एंड स्टेप नंबर E, AC अपॉन CD के बदले मैंने क्या ले लिया, BC इज इक्वल टू AE अपॉन BE, हैंस प्रूव्ड। एकदम सिंपल है। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं वो नंबर्स को देखो, क्या है नंबर्स, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखो, अब हमारा प्रूफ हम लोग जो बुक में दिया है मैं वो देख रहा हूं प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दिया है, CE इज पैरेलल टू BD। ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन, ये मुझे पता है CE इज पैरेलल टू BD। सबसे पहले इन लोग ने क्या किया, बुक में देखो, सबसे पहले इन लोग ने क्या किया, एंगल ACE को एंगल CDB से इक्वल किया है। एंगल ACE क्या हो गया, एंगल 1। एंगल ACE को एंगल CDB से इक्वल किया है, एंगल CDB, ये देखो ये एंगल CDB से इक्वल किया। ACE एंगल 1 है और CDB एंगल 2 है, तो मैंने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल लिया। और इन लोगों ने रीजन क्या लिखा है ब्रैकेट में, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में इन लोगों ने क्या किया है, ECB इक्वल्स टू CBD, ECB इक्वल्स टू CBD। एंगल ECB, एंगल ECB क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल CBD। एंगल ECB थर्ड एंगल है, वो इक्वल टू एंगल CBD, ये एंगल 4th है। तो एंगल 3rd और 4th को इक्वल ले लिया। और बाजू में रीजन देखो, इन लोगों ने क्या लिखा है, ऑल्टर्ड एंगल्स। हमने भी ऑल्टर्ड एंगल्स लिखा है। ऑल्सो 1 इज इक्वल टू 3, 1 और 3 इक्वल है। 1 एंगल मतलब क्या हो गया, एंगल ACE और एंगल BCE आपस में इक्वल है, इन लोगों ने लिखा है। बट एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB, बट ये दोनों एंगल्स इक्वल है। और रीजन क्या लिखा है ब्रैकेट में, गिवन, हमने भी गिवन लिखा है। तो यहाँ पे बाद में क्या किया, फ्रॉम स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने फ्रॉम स्टेप नंबर ABC लिखा, क्योंकि मैं इसको नंबर्स के फॉर्म में लिख रहा था, इसलिए मैंने इधर ABC लिखा। फ्रॉम स्टेप नंबर A, B एंड C LHS इक्वल था तो RHS इक्वल हो गया। RHS में क्या मिला, एंगल 2 और एंगल 4। एंगल 2 क्या है, CDB। देखो एंगल 2 में हम लोग को क्या मिला, CDB, और एंगल 4 में क्या मिला, CBD। तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गया, मतलब एंगल CDB और एंगल CBD आपस में इक्वल हो गया। स्टेप्स मैच हो गए सारे। फिर मैंने इसके बाद क्या लिखा, BC इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे लोग ने क्या लिखा, CB इज इक्वल टू CD, मतलब CB और CD लिखा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो
इसमें भी इन लोग ने रीजन क्या लिखा है, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। मैंने क्या लिखा है, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैंने पूरा लिखा है, इन लोगों ने शॉर्ट में लिखा है साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो ये स्टेप मिल गया। अब इसके बाद वाले स्टेप में देखो इन लोग ने क्या किया है, फ्रॉम स्टेप नंबर 4th एंड 5th, तो मैंने भी क्या किया है, फ्रॉम स्टेप नंबर डी एंड ई, फ्रॉम स्टेप नंबर डी एंड ई मतलब 4th एंड 5th हो गया। 4th एंड 5th स्टेप से रेशियो इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। बस चलो अच्छे से देख लो। ये हमने देखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, देख लो पूरा थ्योरम। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ये हमारा हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कंप्लीट। बहुत आसान है, मैंने नंबर से इसके लिए समझा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए नंबर से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब आप आ जाओ, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी दिया है। मतलब इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपने क्या देखा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपको कन्वर्स के बारे में भी बता देता हूं। पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपने क्या सीखा, ठीक है, अगर ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अगर ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये इसका बाइसेक्टर दिया होगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये बाइसेक्टर होगा तो रेशियो इक्वल हो जाएंगे। कैसे रेशियो करने, ये एंगल के सामने वाली साइड, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एंगल के सामने वाली साइड अपॉन ये एंगल के सामने वाली साइड इक्वल्स टू ये एंगल के पीछे वाली साइड अपॉन ये एंगल के पीछे वाली साइड। समझ में आ रही बात? ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से मैंने क्या लिख दिया, ये एंगल के सामने वाली साइड अपॉन ये एंगल के सामने वाली साइड इक्वल्स टू ये एंगल के पीछे वाली साइड अपॉन ये एंगल के पीछे वाली साइड। ध्यान से देखो, ठीक है, ये याद रखने का तरीका। ये कब हुआ, अगर AD is the bisector of angle BAC, AD is the bisector of angle, अगर ये बाइसेक्टर दिया होगा तो ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लेकिन अगर मैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखूंगा ना, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा कैसे, अगर ये रेशियो इक्वल हो गए, BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC, BD अपॉन CD और AB अपॉन AC अगर ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे ना, देन हम बोल सकते हैं ये इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। देन AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, ठीक है, BAC, ठीक है ना। तो अगर कभी किसी सम में हमको बाइसेक्टर है ये एंगल, ये जो ये AD है, ये सेगमेंट इसका एंगल का बाइसेक्टर है, प्रूव करना है, तो हम लोग कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बाइसेक्टर को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने सीखा एंगल बाइसेक्टर और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कंसेप्ट्स। चलो नेक्स्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज में और जो कंसेप्ट्स काम में आएंगे वो भी एक ही थ्योरम आपका बचा है, दैट इज पेज नंबर 10 पे आ जाओ। इस थ्योरम को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो, या थ्योरम ऑन थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ऐसा भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी या थ्योरम ऑन थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टी और थ्योरम ऑन थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। सबसे आसान बात है ये, एक्टिविटी में एक बार आ जाएगा, एग्जाम में तो बहुत कम चांस है, लेकिन ये एक्टिविटी में दे सकते हैं, बहुत इजी भी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, गिवन वगैरह देखने से अच्छा पहले मैं डायग्राम समझा देता हूं। पहले थ्योरम में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel lines.
मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस, मतलब 3 पैरेलल लाइन है, ये फर्स्ट पैरेलल लाइन, ये सेकंड पैरेलल लाइन और ये थर्ड पैरेलल लाइन, इनका इन लोगों ने नेमिंग दिया हुआ है एल, ठीक है। और ट्रांसवर्सल यहाँ पे वर्ड 2 बार यूज किया हुआ है, देखो ध्यान से, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल, मतलब यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है और यहाँ पे और एक ट्रांसवर्सल भी है, 2 ट्रांसवर्सल के बारे में बात की है, तो ये T1 और T2 को मैं ले लेता हूँ 2 ट्रांसवर्सल। मेरा गिवन वाले पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन L is parallel to line M is parallel to line N and T1 and T2 are 2 ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। एकदम शॉर्ट और सिंपल वे में थ्योरम बता रहा हूँ, ज्यादा उन्होंने स्टेटमेंट्स यूज किए, मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आपको एकदम स्ट्रेट सिंपल स्टेप्स पे बता रहा हूँ, तो आपको कोई ये नहीं होगा डिफिकल्टी कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे और एक वर्ड मैंने मिस कर दिया, वो क्या, रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स। तो फर्स्ट ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो गए, ये क्या होगा, मैं फर्स्ट ट्रांसवर्सल इसको इस लाइन को पॉइंट ए पे, इस लाइन को पॉइंट बी पे और इस लाइन को पॉइंट सी पे कट कर रहा है, और यहाँ पे इसको पॉइंट पी पे, यहाँ पे इसको पॉइंट क्यू पे और इसको यहाँ पे पॉइंट आर पे कट कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग अच्छे से। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, तो रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन फर्स्ट ट्रांसवर्सल, तो इसका इंटरसेप्ट का रेशियो क्या हो गया, इंटरसेप्ट का रेशियो क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अदर इंटरसेप्ट मेड ऑन अदर ट्रांसवर्सल। तो अदर ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट हुए उसका रेशियो क्या है, पी क्यू अपॉन क्यू आर। मुझे ये प्रूव करना है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन क्यू आर को आपस में इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रूफ के पहले कुछ कंस्ट्रक्शन भी दिया होगा, कंस्ट्रक्शन दिया है नहीं, इन लोगों ने डायरेक्ट कर दिया है, प्रूफ में कंस्ट्रक्शन का स्टेप भी दिया होगा। क्या लिखा है, ड्रॉ सेगमेंट बी सी विच इंटरसेक्ट लाइन एम एट पॉइंट डी। पीसी को ड्रॉ कर दो, जॉइन पीसी सच दैट इट इंटरसेक्ट लाइन एम एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको पॉइंट बी यहां पे ले लेता हूं पहले तो ये एक ट्राइंगल हो गया, इन ट्राइंगल एपीसी में, अगर आप ट्राइंगल एपीसी देखोगे तो यहाँ पे ट्राइंगल एपीसी में ये पार्ट और ये पार्ट आपस में पैरेलल है। ट्राइंगल एपीसी में, ये ट्राइंगल एपीसी है, इसमें ये पार्ट और ये पार्ट आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आ रही बात समझ में, ये ट्राइंगल में ये और ये लाइन पैरेलल है, तो जब भी लाइन पैरेलल होता है किसी एक साइड से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा प्रोपोर्शन लिख देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेम वे में ट्राइंगल पीसीआर देखो, ट्राइंगल पीसीआर में, अब ट्राइंगल पीसीआर में ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो अंदर वाला पार्ट भी पैरेलल होगा ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका अंदर वाला पार्ट भी आपस में पैरेलल होगा। अब वापस से पैरेलल हो गया ट्राइंगल पीसीआर, अगर मैं लेता हूं तो ये वाले ट्राइंगल में रेशियो क्या होगा, PQ अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू PD अपॉन DC, इज इक्वल टू PD अपॉन DC। अगेन लाइन पैरेलल था तो मैंने रेशियो को इक्वल ले लिया, तो इसका रीजन भी क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है। रेशियो लाइन्स पैरेलल था, ये लाइन इससे पैरेलल था, लाइन L और लाइन M पैरेलल था, ये क्यों मिला, लाइन L और लाइन M के पैरेलल होने से मिला रेशियो इक्वल, लाइन्स पैरेलल तो रेशियो इक्वल। फिर ये क्यों मिला, लाइन M जो था वो लाइन N से पैरेलल था, इसके लिए सेकंड रेशियो भी इक्वल ले लिया, और दोनों का रीजन क्या आ गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को ध्यान से देखो, दोनों का राइट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल है,
स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में दोनों का राइट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल होगा तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR बाय, या बाय नहीं, फ्रॉम स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 हैंड्स प्रूव। खत्म। ये प्रूव करना था AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। आ गया हमारा, डन। तो यहां से आपके 3 थियरम्स प्रॉपरली हो गए। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में 11 सम्स है समवॉट। तो कोशिश करेगी कि 11 के 11 सम्स एक पार्ट में खत्म हो जाए, या तो मैं इसको 2 पार्ट में ले लूंगा। जैसे होगा वैसे हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर देता हूँ। ये आपका थियरम्स आप लोग अच्छे से समझना है, थियरम्स बहुत प्रैक्टिस करनी है। आज की जो मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किए वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर ये एक्टिविटी में आ गया तो इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देन।